पहली टेस्ट मैच जीती भारत ने, पहली टेस्ट मैच जीती भारत ने, फिर भी रोहित शर्मा नहीं है इंजरी के कारण खेलने की हालत में। बांग्लादेश है हैरान, बांग्लादेश है हैरान क्योंकि टीम का कॉम्बिनेशन उन्हें कर रहा है परेशान। अब अगला मैच है ढाका। दोस्तों अगला मैच है ढाका। क्या फिर बांग्लादेश देगा भारत को धक्का? तो दोस्तों बांग्लादेश क्या भारत को देगा धक्का? क्यों? लेकिन बांग्लादेश को उसके पहले ही लग चुका है एक बहुत बड़ा झटका। तो दोस्तों झटका क्या है उस पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने चहीते यूट्यूब चैनल पर। चैनल का नाम है प्रसन्न चैनल, आप में से कईयों को ये पता ही होगा। तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमेशा की तरह तमाम व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को शुक्रिया अदा। हमारी यूट्यूब की फैमिली बढ़ रही है, पूरा श्रेय जाता है आप लोगों को। कृपया अपना प्यार सम्मान इस चैनल पर इसी तरह बरकरार रखिए ताकि मैं आपके लिए लाता रहूं कोई ना कोई नई वीडियो। तो दोस्तों जहाँ तक नई वीडियो की सवाल है तो ये वीडियो है दूसरा जो टेस्ट मैच जो हो रहा है भारत और बांग्लादेश के बीच में, और ये हो रहा है शेरे बांग्ला स्टेडियम जो आता है ढाका में, वहाँ पर। तो दोस्तों पहला जो मैच था चट्टोग्राम में, जिसे पहले चिटगांव कहते थे, वहाँ पर भारत ने हरा दिया बांग्लादेश को। जहाँ तक भारत की बात है वहाँ शुभमन गिल ने शतक लगाया। चेतेश्वर पुजारा की बात है तो चेतेश्वर पुजारा ने शतक लगाया। उसके बाद कुलदीप यादव की अच्छी गेंदबाजी की बदौलत भारत ने वो मैच जीता। और दूसरे इनिंग्स में अक्षर पटेल ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, उनकी स्पिन के आगे नहीं टिक पाए बांग्लादेश के बल्लेबाज। जहाँ तक बांग्लादेश की बात है जाकिर हसन ने शतक लगाया। ऐसे आज तक तो जहाँ तक देखा जाए तो रविचंद्रन अश्विन कभी भी विकेटलेस नहीं रहे, लेकिन ऐसा होने की पूरी संभावना थी, लेकिन जाकिर हसन आउट ऑफ लक हो गए और उनकी एक गेंद जहाँ तक वो खेलना चाहते थे तो बैट को लगने के बाद पैड को लगी और सीधी स्लिप्स के हाथों में गई, और इस तरह जाकिर हसन आउट ऑफ लक हो गए, यानी शतक लगाते ही रविचंद्रन अश्विन की गेंदबाजी पर आउट हो गए और अश्विन को मिल पाया एक विकेट। लेकिन जहाँ तक कल वाले मैच की बात है तो ये मैच हो रहा है शेरे बांग्ला स्टेडियम जो ढाका में स्थित है। वही स्टेडियम है दोस्तों जहाँ पर पहले दो वनडे के मैचों में भारत की हार हुई थी। तो ये पॉइंट टू बी नोटेड है। जहाँ तक भारत की बात है तो वैसे देखा जाए तो भारत वही टीम खिलवाएगा जो पहले टेस्ट मैच में थी। हाँ, हालांकि कुछ प्रैक्टिस सेशन में केएल राहुल को थोड़ी सी इंजरी कंसर्न नहीं कह सकते हम, थोड़ा सा उनकी हाथ को कोई इंजरी कंसर्न ज़रूर था, लेकिन मीडिया के रिपोर्ट्स की माने तो ज़्यादा इंजरी कंसर्न नहीं है। और विक्रम राठौर जो भारत के एक फील्डिंग कोच है, तो उन्होंने कहा है कि इतनी कोई सीरियस बात नहीं है। तो जहाँ तक भारतीय गेंदबाजी की बात है, फिर एक बार तो दोस्तों जहाँ तक अपडेट के बारे में आपको बताऊं तो जयदेव उनडकट खेलेंगे या नहीं उमेश यादव की जगह पर, ये मतलब पॉइंट टू बी नोटेड है, बट खेलने की उम्मीदें कम है। जयदेव उनडकट वही है जो 2010 में उन्होंने पिछला मैच खेला था, मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते हैं, अच्छे बॉलर हैं, फास्ट बॉलिंग करते हैं। लेकिन उमेश यादव का खेलने का तरीका है, जो छक्के लगाए थे उन्होंने 2, लेकिन गेंदबाजी में हालांकि कम पड़े थे, लेकिन चांस बहुत कम है कि वो उमेश यादव की जगह पर टीम में आए। वैसे टीम में कल कौन आएगा ये सबसे इंटरेस्टेड बांग्लादेश की टीम का है, क्योंकि दोस्तों बांग्लादेश की हार हुई पहले टेस्ट मैच में और बांग्लादेश काफ़ी परेशान है टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर। क्योंकि दोस्तों जहाँ तक शाकिब अल हसन की बात है, पहले मैच में पहली इनिंग्स में सिर्फ 12 ओवर किए थे उन्होंने, और बल्लेबाजी की जहाँ तक बात है तो पहले इनिंग्स में
इतना अच्छा कार्य नहीं किया उन्होंने, लेकिन दूसरी इनिंग्स में जाकर 84 रन बनाए शाकिब अल हसन ने। तो ये बांग्लादेश की तरफ से पॉजिटिव है। और बांग्लादेश के कोच यानी रसेल डोमिंगो और एलन डोनाल्ड ने ये मोस्टली तो एलन डोनाल्ड ने ये कह दिया है कि शाकिब अल हसन खेलेंगे। इसका मतलब यही होता है दोस्तों कि 3 स्पिनर और 2 फास्ट बॉलर, ये बांग्लादेश का लाइनअप होगा। जहाँ तक बांग्लादेश की बात है तो खालिद अहमद फिर एक बार खेलेंगे, लेकिन इबादत हसन जो बांग्लादेश के अब तक के बहुत अच्छे फास्ट बॉलर थे, वो साइड स्ट्रेन के कारण नहीं खेल पाएंगे सेकेंड टेस्ट। उनकी जगह पर खेलने उतरेंगे तास्किन अहमद, जो भी बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं और इबादत से अच्छी बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। तो बांग्लादेश के लिए पॉजिटिव है। अब जहाँ तक बांग्लादेश की बात है तो यासिर अली अच्छी क्रिकेट नहीं खेल पाए थे, तो इसका मतलब है कि यासिर अली नहीं हो पाएंगे अगले मैच में, जो सेकेंड टेस्ट मैच हो रहा है उसमें। तो अगर यासिर अली नहीं खेलेंगे तो खेलेगा कौन? तो दोस्तों जहाँ तक यासिर अली की बात है, अगर वो नहीं खेल पाते हैं तो उनकी जगह पर आएंगे मोमिनुल हक। जहाँ तक बांग्लादेश की कीपिंग की बात है, वैसे तो लिटन दास और मुशफिकुर रहीम भी कीपिंग कर सकते हैं, और मोस्टली तो लिटन दास। तो ऐसे भी हो सकता है कि नूरुल हसन सोहन, जो पहले टेस्ट मैच में काफ़ी खराब प्रदर्शन किया उन्होंने बल्लेबाजी की जहाँ तक बात है, तो ऐसा हो सकता है कि लिटन दास कीपिंग करे और वो एक जगह खाली हो जाए, जिस जगह पर मोमिनुल हक अंदर आए, और यासिर अली की जगह पर ऐसे हो सकता है कि महमदुल हसन जॉय अंदर आ जाए। और अगर नजमुल हुसैन शैंतो भी बाहर होते हैं तो नसूम अहमद यानी तीसरे स्पिनर शाकिब को छोड़कर खेलने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। क्योंकि अगर नजमुल हुसैन खेलते हैं और अगर महमदुल हसन जॉय आ जाते हैं यासिर अली की जगह पर, तो हसन जॉय और जाकिर हसन जिन्होंने शतक लगाया वो कंफर्म खेलेंगे। अगर फिर शैंतो आएंगे नंबर 3 पर, शाकिब आएंगे नंबर 4 पर, मुशफिकुर रहीम आएंगे 5-6 आएंगे लिटन दास, फिर 7वें आएंगे इसे फिर एक बार मैं घुमाता हूँ पीछे की तरफ। तो पहले आएंगे महमदुल हसन जॉय, दूसरे आएंगे जाकिर हसन, तीसरे आएंगे मोमिनुल हक, चौथे आएंगे मुशफिकुर रहीम, 5वें आएंगे शाकिब अल हसन, इसके बाद लिटन दास, और इसके बाद जो पूरा बांग्लादेश का बाकी कोई अगर बैट्समैन हो या फिर कोई अगर ऑलराउंडर हो जैसे कि मेहदी हसन, वो आएंगे। तो जहाँ तक दोस्तों भारत की गेंदबाजी की बात है, तो जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था कि 3 स्पिनर अश्विन, अक्षर और कुलदीप यादव ये कंफर्म है। और फास्ट बॉलिंग भी वैसे तो कंफर्म ही लग रही है, क्योंकि जयदेव उनडकट अंदर आएंगे या नहीं ये मतलब देखने वाली बात होगी। जहाँ तक भारतीय बल्लेबाजी की बात है तो केएल राहुल हैंड इंजरी कोई इतना बड़ा कंसर्न नहीं है, लेकिन अगर केएल राहुल नहीं खेलते तो चेतेश्वर पुजारा जो वाइस कैप्टन थे भारत के पहले टेस्ट मैच में, वो अंदर आएंगे एज ए कैप्टन, और अभिमन्यु ईश्वरन जो ओपनर है वो खेलेंगे राहुल की जगह पर। तो दोस्तों जहाँ तक पिच की बात है तो पिच पर चट्टोग्राम की पिच जो थी वो काफ़ी स्लो थी, और बाद में ऐसे लग रहा था कि वो परफेक्ट बैटिंग पिच है। तो यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा बाउंस होगा और गेंद बहुत टर्न होगी। तो जहाँ तक टर्न की बात है तो मैं आपको फिर एक बार कहता हूँ कि आर अश्विन का रोल काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा भारत के नज़रिए से, और वैसे तो अक्षर पटेल और कुलदीप यादव है ही उन्हें सपोर्ट करने के लिए। तो दोस्तों ये हो गई तमाम बातें, लेकिन सबसे ज़रूरी बात ये है कि मैच सुबह 9:30 बजे स्टार्ट हो रहा है। तो सुबह 9:30 बजे मैच की शुरुआत होगी, और ये मतलब जहाँ तक बात है तो दोस्तों वेदर की बात है तो वेदर काफ़ी क्लियर है, तो मतलब 5 दिन हमें फुल मैच देखने को मिलेगी। तो ये तो हो गई उतनी बातें जो मैं आपको बता सकता था। अब बढ़ते हैं लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ और देख लेते हैं मैं आपको क्या दिखा सकता हूँ। तो दोस्तों बिना वक्त गवाए बढ़ते हैं स्क्रीन की तरफ। तो दोस्तों हमेशा की तरह स्क्रीन पर है 2 नाम,
एक है केएल राहुल और दूसरे है शाकिब अल हसन। तो दोस्तों ये है केएल राहुल जो भारत के कप्तान हैं और ये है शाकिब अल हसन जो बांग्लादेश के कप्तान हैं। तो अब बढ़ेंगे हम आगे। तो दोस्तों ये है भारत की टीम जो खेल रही है सेकेंड टेस्ट मैच। ये अब दोस्तों बात करते हैं किसी प्लेयर को लेकर और एक एनालिसिस ले कौन सा प्लेयर कैसे खेल सकता है। तो दोस्तों ये है रविचंद्रन अश्विन। तो मैंने जैसे कि आपको पहले ही कहा था कि रविचंद्रन अश्विन रहेंगे भारत के इम्पोर्टेंट स्पिनर। और जहाँ तक ढाका की पिच है तो भले ही चट्टोग्राम की विकेट पर एक ही विकेट मिला था रविचंद्रन अश्विन को, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होता कि अश्विन कोई अच्छे गेंदबाज नहीं है। रविचंद्रन अश्विन बहुत अच्छे गेंदबाज है और उन्होंने अर्धशतक लगाकर उनकी बल्लेबाजी की काबिलियत भी दिखा दी थी। तो जहाँ तक शेरे बांग्ला स्टेडियम की बात है तो वहाँ पर रविचंद्रन अश्विन काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे भारत के नज़रिए से और वो विकेट्स भी ले सकते हैं, ये तो हम सभी जानते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है कि अश्विन कल, जहाँ तक मेरी प्रेडिक्शन की बात है तो बांग्लादेश की तरफ से जाकिर हसन फिर एक बार खेलने की उम्मीद है। और अगर ये भी हो सकता है कि बांग्लादेश की तरफ से अगर नसूम अहमद खेलते हैं तो वो इम्पोर्टेंट स्पिनर रहेंगे, लेकिन भारत के नज़रिए से रविचंद्रन अश्विन अमंग्स दी विकेट्स रहेंगे और 2-3 विकेट तो कम से कम ले लेंगे। तो बढ़ते हैं हम आगे और आगे हमें क्या नज़र आता है। तो दोस्तों ये है गिल। तो जहाँ तक दोस्तों गिल की बात है तो आपको पता ही होगा कि गिल ने शतक लगाया था। तो गिल फिर एक बार काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे भारत के नज़रिए से भी, क्योंकि ये ओपनर है, रोहित शर्मा नहीं है, इनके पास मौका है अपने आप को सिद्ध करने का और वो कर चुके हैं। लेकिन जैसे ही रोहित शर्मा अंदर आ जाएंगे, क्योंकि भारत का इसके बाद वाला टूर होगा ऑस्ट्रेलिया का, और ऑस्ट्रेलिया शायद भारत मतलब मैंने अभी तक शेड्यूल देखा नहीं है, लेकिन मोस्टली तो ऑस्ट्रेलिया शायद भारत आ रहा है। टर्निंग पिचेस ही रहेगी और टर्निंग पिचेस रहती है तो शुभमन गिल जिन्होंने अभी बहुत अच्छा कार्य किया है, फिर एक बार मौका है उनके पास अपने आप को सिद्ध करने का और वो ज़रूर करेंगे। हम यही दुआ करते हैं कि कल गिल एक और शतक लगाए। बढ़ेंगे हम आगे। तो दोस्तों ये है बांग्लादेश की टीम। दोस्तों ये है नसूम अहमद जिनकी हम इतनी देर से बात कर रहे थे। जहाँ तक दोस्तों नसूम अहमद की बात है, स्पिनर है, इन्हें शाकिब अल हसन के लिए बैकअप लिया है टीम में, लेकिन कल वाला मुकाबला ये खेलते हैं या नहीं ये देखने वाली बहुत बड़ी बात होगी। वैसे देखा जाए तो लोअर ऑर्डर में आकर कुछ रन्स ज़रूर मेहदी हसन को सपोर्ट कर सकते हैं नसूम अहमद, लेकिन ये खेलेंगे या नहीं ये देखने वाली बात होगी हमें, और देखते हैं खेल पाते हैं या नहीं। लेकिन अगर खेलते हैं तो बांग्लादेश के लिए प्लस पॉइंट ज़रूर साबित हो सकते हैं। बढ़ेंगे हम आगे है कि मैं आपको क्या दिखा सकता हूँ। तो दोस्तों ये है मोमिनुल हक जिनके बारे में कर रहे थे, लेकिन फिर भी भले ही मैंने इनको यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ मोमिनुल हक को, लेकिन जो टेस्ट मैच हुआ था इंडिया ए और बांग्लादेश ए के बीच में, तो पहली इनिंग्स में इन्होंने 4 रन बनाए थे और दूसरी इनिंग्स में जाकर थोड़ी सी अच्छी बल्लेबाजी की थी। लेकिन मैं फुल कॉन्फिडेंट फिर भी नहीं हूँ कि कल वाले मुकाबले में ऐसे नहीं कि मोमिनुल हक आएंगे अंदर और शतक लगाएंगे। वैसे कुछ गेंदबाजी स्पिन वाली गेंदबाजी करते हैं मोमिनुल हक और थोड़ी बहुत अच्छी करते हैं गेंदबाजी, तो बॉलिंग के लिए भी इनकी ज़रूरत होगी बांग्लादेश को। लेकिन जहाँ तक बैटिंग की बात है तो मुझे लगता है क्योंकि महमूदुल हसन जॉय ने भी वो बांग्लादेश ए और इंडिया ए का मैच हुआ था वहाँ पर अच्छा कार्य नहीं किया है, इसलिए भले ही कल बांग्लादेश महमूदुल हसन जॉय को सिलेक्ट करे, मुझे नहीं लगता कि हसन जॉय कोई बड़ी मतलब जाकिर हसन की तरह शतक लगाए, क्योंकि उस मैच में जाकिर हसन भी थे। जाकिर हसन ने 173 रन बनाए थे सेकेंड इनिंग्स में और वो प्लेयर ऑफ द मैच हुए थे। तो फिर एक बार जाकिर हसन ही इम्पोर्टेंट रहेंगे मेरी प्रेडिक्शन है उसके मुताबिक, और महमूदुल हसन जॉय शायद फेल हो जाएंगे।
मोमिन उल हक की बात है तो मुझे फिर भी लगता है कि मोमिन उल हक जहाँ तक बैटिंग की बात है वो फेल हो सकते हैं, गेंदबाजी में एक आध विकेट ले भी सकते हैं। बढ़ेंगे हम आगे। आगे है फैंटेसी टीम्स दोस्तों। तो जहाँ तक फैंटेसी क्रिकेट की बात है, ये स्किल बेस्ड गेम होता है। चैनल आपको किसी भी तरीके से प्रवृत्त नहीं करता है फैंटेसी क्रिकेट खेलने के लिए, लेकिन जहाँ तक ये एक स्किल बेस्ड गेम होता है तो मैं आपको एनालिसिस बता सकता हूँ कि क्या एनालिसिस हो पाएगा कल वाली मैच का। तो बढ़ते हैं एनालिसिस की तरफ और जान लेते हैं कि रह सकती है। तो दोस्तों ये है मेरा फैंटेसी एनालिसिस। पहली टीम शुभमन गिल, विराट कोहली विल बी माय वाइस कैप्टन। इसके बाद अक्षर पटेल को मैंने प्रेफर किया है, आर अश्विन को सीधा कैप्टन लगा दिया है, मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव। बांग्लादेश की तरफ से जाकिर हसन, कीपिंग के लिए लटन दास, मेहदी हसन, नसूम अहमद और तास्किन अहमद। अगर यहाँ पर नसूम अहमद नहीं खेलते हैं तो आप शाकिब अल हसन को ले सकते हैं या फिर मुशफिक और रहीम को भी ले सकते हैं आप टीम में। बढ़ते हैं दूसरी टीम की तरफ। तो मैंने चेतेश्वर पुजारा को कैप्टन लिया है, ऋषभ पंत को लिया है मैंने, अक्षर पटेल, श्रेयस अय्यर, जयदेव उनडकट। अब अगर जयदेव उनडकट नहीं खेलते हैं तो आप उमेश यादव और या फिर मोहम्मद सिराज को ले सकते हैं, और कुलदीप यादव को लिया है मैंने। शाकिब अल हसन को वाइस कैप्टन किया है, मोमिन उल हक को मौका दिया है, मुशफिक और रहीम, खलीद अहमद और मेहदी हसन को लिया है मैंने। दोस्तों ये है मेरी फैंटेसी टीम्स आज की। आप मुझे ज़रूर बताएं आपको मेरी फैंटेसी क्रिकेट की नॉलेज कैसे लगती है। आप मुझे यूट्यूब कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, या फिर आप मुझे, अगर आप मुझसे लिंक्डइन से जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं या फेसबुक से जुड़े हुए हैं, आप मुझे वहाँ पर भी बता सकते हैं कि आपको मेरी वीडियोस कैसे लगती हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस सच में पसंद आती है तो कम से कम चैनल को लाइक कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, और सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वैसे कई लोगों ने मुझे कमेंट करके बताया था कि उनको मेरी जॉब स्कैम की वाली वीडियो बहुत पसंद आई थी। तो दोस्तों जहाँ तक जॉब स्कैम की वीडियो की बात है, वहाँ पर एक और आने वाला है दोस्तों, पार्ट 2। तो पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगा कि जॉब स्कैम से रिलेटेड ही होगी। चलो मैं वो आपको पार्ट 2 आने के बाद ही बताऊंगा कि पार्ट 2 कैसा रहेगा, लेकिन इंटरेस्टिंग रहने वाला है और मैं उस पर प्रिपरेशंस चालू कर रहा हूँ। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया अदा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। खुश रखिए, ख्याल रखिए, मिलेंगे अगली बार। खुदा हाफिज़ और देखने के लिए शुक्रिया।